Hello friends, welcome to my channel Physica Classes. I am Dr. Ritu Pal. If you like the video, please subscribe my channel and press the bell icon for the future video notifications. In this video, we are going to talk about the topic physics. जब 10th में आप 10th के बाद +1 में नॉन मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट करते हो तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट है फिज़िक्स जो आपको पढ़ना होता है, तो उसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं कि वो फिज़िक्स जो है सब्जेक्ट वो क्या है। कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ फिज़िक्स इज़ बेसिक डिसिप्लिन ऑफ साइंस। साइंस के कई डिसिप्लिन हैं, जैसे केमिकल साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गई। केमिकल साइंस और केमिस्ट्री डील्स विद केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, अर्थ साइंसेस हो गया, स्पेस साइंसेस है। ऐसे ही फिज़िक्स भी साइंस का एक डिसिप्लिन है। द वर्ड फिज़िक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्यूजिका विच मीन्स नोइंग नेचर। तो नेचर को जानने की जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन। इट एक्सप्लेन्स हाउ द थिंग्स और फिनोमेना आर हैपनिंग अराउंड अस। तो फिज़िक्स है जो ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे आसपास जो भी फिनोमेना हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रेनबो फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, सीजन्स फॉर्मेशन है, कलर ऑफ सोप बबल्स है। ऐसे नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हैं, हम कुछ डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो वो सारे फिनोमेना जो हैं उसको एक्सप्लेन करना है जो वो फिज़िक्स करता है। तो फिज़िक्स एक्सप्लेन करता है कि कैसे हो रहा है, हाउ एंड वाई। सो अल्टीमेट गोल ऑफ फिज़िक्स इज़ टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। अल्टीमेट गोल जो है फिज़िक्स का वो है कि यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना। कुछ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ मैथमेटिक्स इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स जो है उसको स्टडी करने के लिए आपको डेरिवेशंस उसमें करनी है, जिसके लिए आपको मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। तो विदाउट मैथमेटिक्स फिज़िक्स इज़ नथिंग। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स आपको +1 या इसके बाद फिज़िक्स के लिए रिक्वायर्ड है, जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं भी है जैसे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स की एक मैंने वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर वॉच करना। उस वीडियो में जो आपका मेन रिक्वायरमेंट है मैथमेटिकल फार्मूले की, वो सारे मैंने डिस्कस करे हैं। सेकंड पॉइंट इज़ लॉज ऑफ फिज़िक्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। फिज़िक्स के जितने भी लॉज हैं वो सारे यूनिवर्सल हैं, मतलब थ्रू आउट द यूनिवर्स वो लॉज जो हैं वो अप्लाई होते हैं। जैसे आपका हो गया ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल लॉ है, वो आप कोई भी जैसे चीज़ ऊपर थ्रो करोगे तो वो नीचे आके अर्थ पे गिरती है, ये आपको पता है। तो ये जो है आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके यहाँ पे कर लो, किसी दूसरी सिटी में जाके, किसी दूसरी कंट्री में जाके परफॉर्म करो, ये सेम रहेगा। तो यूनिवर्सल लॉ जो है, ग्रेविटेशन लॉ जो है वो यूनिवर्सल आपका होता है। ऐसे सारे लॉज जो फिज़िक्स के हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। थर्ड पॉइंट है फिज़िक्स इज़ एवर डायनामिक इन नेचर। फिज़िक्स जो है वो उसका नेचर है डायनामिक, मतलब जो थ्योरी एक बार डिराइव होगी वो फाइनल नहीं होती, उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसफर ने एक थ्योरी दी थी। दैट थ्योरी इज़ कॉल्ड जियोसेंट्रिक थ्योरी। सो इन अकॉर्डिंग टू जियोसेंट्रिक थ्योरी अर्थ इज़ एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो ये थ्योरी बाद में डिस्कार्ड कर दी गई जब कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू हीलियोसेंट्रिक थ्योरी सन इज़ एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन इंक्लूडिंग अर्थ। तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में सन जो है वो सेंटर पे है। तो टाइको ब्राहे ने ये बताया कि जो इसके बाद टाइको ब्राहे ने बताया कि जो ऑर्बिट्स हैं जिसमें सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, वो सारे ऑर्बिट्स सर्कुलर हैं। टाइको ब्राहे का एक स्टूडेंट था केपलर, उसने उसके जो डाटा को एग्जामिन करा और उसने जो रिज़ल्ट निकाला कि जो ऑर्बिट्स हैं जिसमें प्लैनेट्स इवॉल्व कर रहे हैं दे आर नॉट सर्कुलर बट दे आर एलिप्टिकल इन नेचर। तो ऐसे जो है थ्योरी वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होती गई। तो इस तरह से फिज़िक्स के जितने भी थ्योरीज़ हैं, जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है ये डायनामिक है। एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं एटम की। सबसे पहले एक ग्रीक साइंटिस्ट को ये आइडिया आया कि अगर हम कोई भी मैटर लेके, सपोज आपने कोई भी पीस ऑफ वुड ले लिया, उसको ब्रेक करते गए तो अल्टीमेटली हम उस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि एक ऐसा पीस बचता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो वो जो पीस है उसको इंडिविजिबल बोला गया।
इंडिविजुअल मीन्स उसको ग्रीक में बोलते हैं एटोमोस। तो ग्रीक साइंटिस्ट ने बताया कि जो मैटर है वो एटोमोस से बना है, तो वहाँ से वर्ड आया एटम। उसके बाद डाल्टन ने थ्योरी दी अपनी एटम की। डाल्टन की थ्योरी के बाद जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग मॉडल, जो आपका एटम है दैट इज़ लाइक ए पुडिंग, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो पुडिंग है और जो नेगेटिव चार्ज है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे प्लम्स लगे हों। तो जैसे आप हलवा ले लें, उसके ऊपर किशमिश लगा दें, तो हलवा आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और किशमिश जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। सच दैट कि जो टोटल चार्ज है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि एटम का जो टोटल चार्ज है वो ज़ीरो होता है। एटम ऑन एज ए होल इज़ न्यूट्रल, तो एटम के ऊपर टोटल चार्ज जो वो कोई नहीं होता। तो थॉमसन के बाद उसकी थ्योरी डिस्कार्ड करी जब रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल को प्लानिटरी मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उसने फाइंड किया कि जो एटम है उसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। तो सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि प्लैनेट जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसलिए उसके मॉडल को प्लानिटरी मॉडल भी बोला जाता है। तो रदरफोर्ड के बाद बोहर ने मॉडल दिया एटम का। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, जो आपके एटम्स हैं, जो आपके एटम का न्यूक्लियस है उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, और हर एक ऑर्बिट जो है, हर एक शेल है, उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। तो अभी जो हम फाइनल जो इसका एटम का मॉडल है दैट इज़ बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो ऐसे थ्योरीज जो हैं फिजिक्स में वो टाइम टू टाइम चेंज होती जाती हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या होता है कि यूनिफाई करना। जैसे हमारी 4 टाइप की फोर्सेस हैं यूनिवर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक फोर्सेस, नंबर 3 न्यूक्लियर फोर्सेस हो गई, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो सारी फोर्स को एक स्केल पे लेके आना, यूनिफाई करने को बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई करके बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो मैक्सवेल ने इक्वेशंस दी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। उसके बाद वीक फोर्सेस को भी यूनिफाई करा गया है इसके साथ, जिसको इलेक्ट्रोवीक थ्योरी बोलते हैं। ऐसे सारी फोर्सेस को यूनिफाई करने को यूनिफिकेशन बोलते हैं। रिडक्शनिज्म क्या है कि रिड्यूस करना। आप किसी कम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए आप उसके एक पार्ट को स्टडी करेंगे, सिंपल पार्ट को स्टडी करेंगे, जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो कम्प्लेक्स सिस्टम पे भी अप्लाई होंगे, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शनिज्म। तो फर्दर हम करेंगे फिज़िक्स इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें फ़िज़िक्स जो है वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। तो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं। जैसे मैंने 10-11 पॉइंट कलेक्ट करे हैं, तो वन बाय वन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फोर्स। फोर्स इज़ अ पुश और पुल बिटवीन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़। कोई दो बॉडीज़ हैं जो इंटरेक्ट कर रही हैं, उनके बीच में कोई फोर्स लग रही है, पुश लग रहा है या पुल लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स दो टाइप की है फर्दर, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, जैसे आप डोर ओपन करोगे, क्लोज करोगे, तो वहाँ पे कांटेक्ट होगा हमारा डोर के साथ और फोर्स भी लगेगी, दैट इज़ कांटेक्ट फोर्स। अगर आप बॉल को किक लगाओगे तो वहाँ पे भी कांटेक्ट होगा और फोर्स भी लगेगी, और एयर रेजिस्टेंस भी कांटेक्ट फोर्स है एक तरह से। कोई स्विमर जो है पानी में वो स्विम कर रहा है तो वो ड्रैग फोर्स लगाता है, तो पानी के ऊपर वो ड्रैग फोर्स लगाएगा, पानी को पुल मतलब पुश करेगा, दैट इज़ ड्रैग फोर्स, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम वॉक करेंगे, रन करते हैं, तब हम ज़मीन को नीचे पुश करते हैं, तो वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसमें कोई एक्चुअली कॉन्टैक्ट नहीं होता बट फोर्स प्रेजेंट होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, मैग्नेट ले लिया आपने एक हाथ में आपने आयरन का पीस ले लिया, तो आप फील करोगे कि दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रही है, हालांकि वहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता पर फोर्स है, सो दैट इज़ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और ग्रेविटी फोर्स, ये वाली फोर्सेस भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स बिटवीन टू सर्फेसेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर। दो सरफेस हैं वो स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे एक्चुअली कांटेक्ट है दोनों सरफेस के बीच में, उसको आप बोलते हो फ्रिक्शन।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार का जो मोशन है वहाँ पे टायर्स के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट होती है। अगर हम वॉक करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है, मतलब मोशन इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ज़ीरो हो गया तो वहाँ पे मोशन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जब आप कई बनाना के छिलके के ऊपर आप पैर रखते हैं ना तो वो आप फिसल जाते हो, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आप पेन से लिखते हो पेपर के ऊपर, वहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है और फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स है। अगला पॉइंट है इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इनर्शिया जो आपका है वो एक तरह से लेजीनेस है कि जो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे मोशन में है। तो वहाँ पे उस लेजीनेस को हम इनर्शिया बोल देते हैं। तो जैसे आप ड्राइव कर रहे होते हो तो जब एकदम से आप ब्रेक लगाते हो तो आप आगे को फॉल करते हो, बिकॉज कि आपकी बॉडी मोशन में होती है एंड इट ट्राइज टू बी इन द मोशन, तो वहाँ पे आप इसलिए आगे फॉल करते हो। दूसरा एग्जांपल है, कोई साइकिलिस्ट है, अगर वो साइकिल पे जा रहा है तो कोई आगे कोई हर्डल आ गया, कोई पत्थर आ गया तो वो आगे को गिरेगा, क्योंकि उसकी बॉडी मोशन में है तो वो आगे को फॉल करता है। थर्ड एग्जांपल में दो पिक्चर्स हैं। एक फर्स्ट पिक्चर जो है वहाँ पे क्या है कि ट्रेन जो है वो जब स्टार्ट होती है, वहाँ पे ट्रेन के सरफेस के ऊपर एक बॉटल पड़ी है, तो जैसे ट्रेन स्टार्ट होगी बॉटल जो है वो पीछे को मूव करेगी, क्योंकि बॉटल रेस्ट में है और वो रेस्ट करने का ट्राई करती है, तो इसलिए वो पीछे जाती है। जब ट्रेन स्टॉप करती है तो सेम बॉटल आगे को जाती है, क्योंकि अब बॉटल जो है वो मोशन में है एंड इट ट्राइज टू रिमेन इन मोशन, तो इसलिए वो आगे को मूव करेगी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आप एक सिंपल कार्डबोर्ड लेके उसके ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखो, ऊपर कॉइन रखते हैं, तो जब आप कॉइन को पुश करते हैं हल्का सा, तो कार्ड को पुश करते हैं तो कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। तो क्योंकि कॉइन जो है वो रेस्ट में होता है और वो रेस्ट में ही रहने का ट्राई करता है, इसलिए वो आगे ना जाके ग्लास के अंदर गिर जाता है। नेक्स्ट है ग्रेविटी। Gravity is a force of attraction with which the earth attracts the bodies towards it. And gravitational force is a force of attraction that can exist between any two bodies in the universe, any two bodies which have mass. तो gravitational force के लिए जो चीज़ ज़रूरी है that is mass. कोई भी दो मैसिव बॉडीज़ हैं उनके बीच में gravitational force लगती है। तो gravitational force जो है, law of gravitation was given by न्यूटन। ये आपने सुना होगा कि न्यूटन को इसका आइडिया कैसे आया ग्रेविटेशन फोर्स का, कि वो किसी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल जो है वो नीचे गिरा, तो उसने सोचा कि ये एप्पल जो है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इट मीन्स कि अर्थ के अंदर कोई फोर्स है जो इसको नीचे अट्रैक्ट कर रही है, तो वहाँ से उसने ये ग्रेविटेशन लॉ दिया, वहाँ से उसको आइडिया आया। हमारे जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। इसके बिना एक और हम पॉइंट कर लेते हैं कि जो गलीलियो था ऊपर जो फिगर कॉर्नर में राइट टॉप कॉर्नर में जो आपको पिक्चर दिख रहा है गलीलियो का, गलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उसने जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है इटली में, जो दैट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसने वहाँ पे खड़े होके 2 बॉल्स लेके अलग अलग मास की उसको थ्रो किया, तो दोनों बॉल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आके नीचे ग्राउंड को टच करी। तो वहाँ से उसने ये बताया, ये रिज़ल्ट निकाला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ इक्वल ऑन द बॉडीज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, कि बॉडीज़ का जो मर्जी मास हो ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो उनके ऊपर सेम लगती है। तो इसको बाद में एक और एक्सपेरिमेंट इसके लिए परफॉर्म किया गया। तो जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है कि एक एयर फिल्ड ट्यूब लेके उसमें से 2 चीज़ें थ्रो करेगी, एक फैदर एक स्टोन। तो जब ट्यूब के अंदर एयर फिल थी तो उस केस में क्या हुआ कि जो स्टोन है वो पहले आके ग्राउंड को टच करा, फिर क्या किया गया कि उसके अंदर से एयर को निकाला गया, तो जो इवैक्यूएटेड ट्यूब है उसके साथ जब सेम एक्सपेरिमेंट करा गया तो फैदर एंड स्टोन दे फॉल ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम टाइम। इट मीन्स कि अगर एयर रेजिस्टेंस 0 है तो बॉडी का जो मर्जी मास हो वो सेम टाइम पे आके ज़मीन को टच करेंगी। तो ये कुछ ग्रेविटी के
ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल हैं। आगे हम करते हैं हीट। हीट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। इट इज़ अ यूजफुल फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। तो अगर आपके पास कोई हाई टेम्परेचर बॉडी है तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फॉल करेगी, में ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप एग्जांपल ले लो, अब वाटर को बॉयल करना है आपने, तो फ्लेम के ऊपर आप रखते हो, फ्लेम हाई टेम्परेचर है और जो वाटर है उसका टेम्परेचर लो होता है, तो इसलिए हमारा वाटर जो है वो गर्म हो जाएगा, वेसल गर्म हो जाएगा। अगर आप सर्दियों में अब हम आग जला के हाथ सेकते हैं तो वहाँ पे भी क्या है कि रेडिएशन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होती है आग, और ऐसे हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। माइक्रोवेव इसका थर्ड एग्जांपल है जिसमें हम फूड अपना गर्म करते हैं। आयरन जो है, इलेक्ट्रिक आयरन, वो भी, उसमें भी हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं उसमें क्या होता है कि पायलट उसके अंदर बैलून के अंदर आग जलाता है, जिससे उसके अंदर की हवा जो है वो गर्म हो जाती है, और गर्म हवा जो है वो हल्की होती है, इसलिए जो हॉट एयर बैलून है वो ऊपर उठता है, और जब पायलट को उसको लैंड करना होता है तो उसके अंदर वो ठंडी हवा रिलीज़ करता है, जिससे वो नीचे आ जाता है। तो ये कुछ हीट के डेली लाइफ एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, वन इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कलेक्शन ऑफ चार्जेस होती है, किसी बॉडी के ऊपर जब चार्ज कलेक्ट होता है तो वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होती है। इसका एक एग्जांपल है लाइट थंडरिंग। जो लाइटनिंग होती है वहाँ पे भी क्या है कि क्लाउड्स के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि आपको लाइटनिंग के रूप में दिखाई देता है वो जब ज़मीन पे आता है। अगर आप कोई बलून लेके उसको रब करके क्लॉथ के साथ अपने बालों के पास लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं टुवार्ड्स द बलून, वो भी बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बलून के ऊपर चार्ज कलेक्ट होता है जो हमारे हेयर को अट्रैक्ट करता है। अगर आप, कई बार होता है कि आप अचानक से कोई मेटल, जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो तो आपको एक शॉक सा फील होता है, उसका रीज़न क्या है कि आपकी बॉडी के ऊपर चार्ज कलेक्ट होता है जो इन द फॉर्म ऑफ शॉक आपको फील होता है जब वो चार्ज ट्रांसफ़र होता है। और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसकी हमारी डेली लाइफ में बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया। तो ऐसी कई कई सारी एग्जांपल्स यहाँ पे फिगर में आपको दिख रही हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स व्हेन दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। इट इज़ कॉज्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कोई भी जो मैग्नेट है उसके जो लाइक पोल हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये आपको पता होगा। मैग्नेटिक जो कंपस है वो इसके ऊपर वर्क करता है। जो MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो भी मैग्नेटिज्म, वहाँ पे भी मैग्नेट लगे होते हैं, यूज़ होते हैं। हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसका डोर जो है वो हमेशा क्लोज रहता है, उसका रीज़न है कि वहाँ पे मैग्नेट लगा होता है। जो आपका बुलेट ट्रेन्स हैं वहाँ पे भी मैग्नेट यूज़ होते हैं। जो स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर, वहाँ पे भी उसके अंदर भी मैग्नेट लगा होता है। नेक्स्ट है वेव्स। अ वेव ट्रांसमिट्स information or energy from one point to another in the form of signals, but no material object makes this journey. वेव के अंदर जो है सिग्नल या इन्फॉर्मेशन जो है या एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। तो वेव्स दो टाइप की हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं दे नीड मीडियम टू ट्रैवल। जैसे साउंड वेव है, अगर साउंड वेव जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, वैक्यूम में आप आवाज़ अगर लगाते हो तो वो नहीं सुनेगी, क्योंकि वहाँ पे मीडियम जो है वो एब्सेंट होता है। तो ऐसे वाटर वेव्स हैं, वाटर के में आप कोई स्टोन थ्रो करते हो तो वेव्स बनती हैं, दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। रोप आप लेके उसको हल्का सा पुश करते हो तो एक वेव बन जाती है जिसको आप बोलते हो मैकेनिकल वेव। ऐसे अर्थक्वेक में जो वेव्स होती हैं, सुनामी वेव्स होती हैं, वो सारी मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स हैं। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो इसको 7 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो जो सबसे लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे आर कॉल्ड रेडियो वेव्स, जो आपके रेडियो और टीवी सिग्नल्स में यूज़ होती हैं, वहाँ पे हम सुनते हैं, दे आर रेडियो वेव्स। उसके बाद जो माइक्रोवेव्स हैं वहाँ पे माइक्रोवेव यूज़ होती हैं। उसके आगे आ जाती है जो हाई एनर्जी वेव होती है, वो होती है इंफ्रारेड वेव्स।
जो इंफ्रारेड कैमरा में यूज़ होती है। जैसे आपने देखा होगा कि डिस्कवरी चैनल पे रात का जो शूट करते हैं, रात के टाइम एनिमल्स का, वहाँ पे इंफ्रारेड कैमरा यूज़ होते हैं, क्योंकि लाइट तो प्रेजेंट नहीं होती उस टाइम, तो बॉडी की हीट को वो डिटेक्ट करती हैं, जिससे वो इमेज आती है। उसके बाद विजिबल रेज हैं। विजिबल रेज जो हैं, जो हमारी आइज़ जिससे हम देखते हैं, विजिबल रेज वो होती हैं। तो ये सारा स्पेक्ट्रम हम आगे डिस्कस करेंगे विजिबल रेज का। उसके बाद है यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, सन से आती हैं। तो ओजोन लेयर जो होती है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, और इसके लिए अल्ट्रावायलेट ग्लासेस भी एक होते हैं जो हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, आइज़ की प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हाई एनर्जी वेव्स हैं एक्सरेज, जो एक्सरे करने के लिए यूज़ होती हैं। एंड जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है दैट इज़ गामा रेज। गामा रेज जो है वो मेडिसिन में यूज़ होती है, मेडिसिन के फील्ड में, रेडियोथेरेपी वगैरह में। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल हैं। हम इसमें से फर्दर दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। वन इज़ लाइट। लाइट जो है, लाइट और विजिबल लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। जो हमारी आइज़ को जो हमारी आइज़ डिटेक्ट करती हैं उसको हम लाइट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट जो होता है जिसको हमारी आइज़ देख सकें, वो होती है लाइट। तो लाइट जो आपको पता है कि जब प्रिज्म के थ्रू ट्रैवल करती है तो वो 7 पार्ट्स में स्प्लिट होती है, जिसको आप विबगर बोलते हो। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपने रेनबो फॉर्मेशन देखा होगा। उसका रीज़न क्या होता है कि जब बारिश होने के बाद जो ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, और जब सनलाइट उसमें से पास करती है तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको वहाँ पे रेनबो दिखता है। सेकंड इज़ एग्जांपल इज़ कि आप एक पानी का गिलास लेके उसमें कॉइन रखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि कॉइन थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। उसका रीज़न क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है, जिसके कारण आपको वो कॉइन जो है वो ऊपर उठा हुआ लगेगा। नेक्स्ट इसका जो है एग्जांपल दैट इज़ मिराज। मिराज आपने देखा होगा कि अब जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बाहर बहुत गर्मी होती है, और आप अगर रोड पे जा रहे होते हो, ड्राइव कर रहे होते हो, तो आपको ऐसे लगता है कि रोड के ऊपर ना काफ़ी सारा पानी बिछा हुआ है आगे जाके, पर जब आप देखते हो एक्चुअल में वो आपका सिर्फ एक इल्यूजन होता है, वहाँ पे कोई पानी नहीं होता। तो उसका रीज़न क्या है? मिराज। मिराज जो है ये इसका कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इस फिनोमेना का एक और एप्लीकेशन है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स जो होती हैं वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। और ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो कम्युनिकेशन के लिए मतलब यूज़ होती हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। आपने जियो फाइबर का सुना होगा। तो दूसरा जो है वेव्स का हम पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ साउंड वेव। साउंड इज़ अ वेव विच कैन बी हर्ड और ट्रेवल्स अक्रॉस अ मीडियम। हमने पहले ही बात करी है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ साउंड वेव के यूज़ कर लेते हैं। वन इज़ सोनार, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। तो अगर सी की डेप्थ पता लगानी होती है तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड जो सिग्नल है उसको भेजा जाता है, जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है तो वहाँ पे आपको सी की डेप्थ का आइडिया हो जाता है। उसके बाद है अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड करने के लिए वेव्स यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स। इसकी फ्रिक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज़ होती है और ये विजिबल रेंज से बाहर होती हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद जो बैट्स होते हैं वो भी अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासोनिक रेज़ को यूज़ करते हैं। वो अल्ट्रासोनिक रेज़ को रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो उनके जो शिकार के पास आके जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं तो उनको अपने जो प्रे का, जो शिकार का जो है वो अंदाज़ा लग जाता है वो कितने डिस्टेंस पे है। यहाँ तक कि वो अपनी डेस्टिनेशन का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं। ऐसे डॉल्फिन्स भी जो होते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करती हैं। एंड जो लास्ट इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एटम। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। जो मैटर है, हमने पहले बात करी है, मैटर जो है वो एटम से बना होता है। एटम इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो एटम फर्दर मॉलिक्यूल बनाते हैं, वहाँ मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। हमारी जो बॉडी है वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनी होती है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। एंड ऐसे ही अगर सेम टाइप के एटम जो हैं वो इकट्ठे होके बनाते हैं एलिमेंट, और अगर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम होते हैं वो आपके लिए कंपाउंड बनाते हैं।
तो हमारी आसपास यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, जितना भी मैटर देखते हैं, ऑल कंसिस्ट ऑफ एटम्स। तो ये एटम जो है, ये हो गया आपका कवर हो गया यहाँ पे एटम का टॉपिक। इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे फिज़िक्स में। तो दिस इज़ ऑल एंड थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू once again.